नमस्कार। अलवर में 2 दिन की एक बड़ी सेमिनार डॉक्टर्स की चल रही है। उसमें देश के नामी डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन्हीं में से एक है डॉक्टर शरद अग्रवाल। शरद अग्रवाल हमारे साथ हैं। आज उनसे बहुत सारी चर्चा करेंगे। IMA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फ़िलहाल क्या क्या जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, उस दौर में क्या चुनौतियाँ थीं, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपसे चर्चा की शुरुआत करें। पहले 2022 पे चलते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। आप प्रेसिडेंट थे, तो उस समय किस तरीके का दौर था? क्या विशेष चुनौतियां आपको नज़र आती थी उस दौर में? धन्यवाद आपका यहाँ मेरे से बात करने का। 22-23 में अगर हम राजस्थान में बैठे हैं, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल लाया गया था सरकार के द्वारा, और लोकल ब्रांच ने कई महीने तक वो एक मिसाल थी पूरे इंडिया के अंदर कि डॉक्टर्स ने, बिजिएस्ट डॉक्टर ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सब लोग कंटिन्यूस उन्होंने महीनों की हड़ताल करी यहाँ पे, स्ट्राइक करी, क्योंकि उस समय की सरकार सुन नहीं रही थी। और वो RTH एक ऐसा था कि जिसमें गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर छोड़ रही थी जी। तो उस समय बड़ा चैलेंजिंग था, और कई महीने यहाँ पे हम लोगों ने आके काम करा। और बिकॉज मैं नेशनल प्रेसिडेंट था तो बड़ा प्रेशर था कि लोग सेंटिमेंटल थे, इमोशनल हो रहे थे, तो लोगों की इच्छा थी कि हम पूरे देश में स्ट्राइक करें। और बट हम ये नहीं चाहते थे कि हम स्ट्राइक करें, क्योंकि स्ट्राइक कोई समाधान हमारे हिसाब से नहीं था, और फिर पेशेंट भी सफ़र करते हैं। तो सरकार की नाकामियों को हम पेशेंट के ऊपर कैसे डालें, तो बड़ा डॉक्टर्स के साथ बड़ा एक इस चीज़ का टाइट रोप वॉकिंग होती है कि अपनी अगर आपको कोई गला घोट रहा है सरकार जी, तो आप काम भी नहीं कर सकते, और काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली अफेक्टेड सरकार ना हो के वो बेचारा मरीज होता है। तो हम लोगों को देखना पड़ता है तो किस तरह से दोनों काम हो जाए, हमें स्ट्राइक भी ना करना पड़े और हमारा गला भी ना घुटे। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द सपोर्ट ऑफ आवर मेंबर्स इन राजस्थान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्टेट यूनिट एंड द जयपुर यूनिट, हम लोग सफल रहे। हम लोगों ने बैकफुट पे आना पड़ा सरकार को। आपको पता ही है, वो RTH वापस लिया, और वो जो अल्टीमेटली जो रात को शाम को बैठ के जो ऑर्डर हुआ, तो उसमें हमारे स्टेट यूनिट जो थी राजस्थान की, उन लोगों के साइन थे जी। और भी कई मुद्दे आपके टाइम में मैंने भी सुने थे, एलोपैथी और आयुर्वेदिक को लेकर के। बहुत बड़ा इशू बना था उस समय भी। वो क्या मामला था पूरा, क्यों उठा था वो जी? वो पतंजलि ग्रुप के साथ में बाबा रामदेव जी के साथ उनका कोई ऐड था जो ड्रग रेमेडी एक्ट के अंतर्गत वो उसको वायलेशन था जी। तो वो राइटफुली हमारी जो लीगल सेल थी उसने हमें बताया, तो हम लोगों ने करा, और वो कोर्ट ने अपना संज्ञान लिया और कोर्ट ने अपना काम करा जी। तो उसमें ऐसा नहीं था कोई, मतलब एक विजिलेंट डॉक्टर और विजिलेंट सिटीजन के नाते जो एक इंडियन रूल्स के अगेंस्ट काम हो रहा था, वो कोर्ट में डाला गया। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई वाज द प्रेसिडेंट दैट टाइम, सो आई हैव टू साइन दैट। सो बाकी तो आपको पता ही है क्या हुआ। आज भी एलोपैथी को चैलेंज तो किया जाता है। देखिए, चैलेंज की बात नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि एज ए इंडिविजुअल एंड व्हेन आई वाज इन द ऑफिस आल्सो, आई ऑलवेज से वी रेस्पेक्ट ऑल पैथी। We don't criticize and we don't think that any pathy is inferior or any pathy is superior. Because see, एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो या सिद्धा हो, यूनानी हो, जो भी 5 पैथी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकग्नाइज करी है, हमारी सरकार ने रिकग्नाइज करी है, तो किसी एक पैथी को कोई हक नहीं मिलता वो दूसरी पैथी को ये कहे कि आप इन्फीरियर हैं। तो IMA कभी भी ये नहीं कहती कि कोई पैथी इन्फीरियर है। वी रेस्पेक्ट रादर ऑल दी पैथीज एंड ऑल दी डॉक्टर्स ऑफ दोज पैथीज। पॉइंट इज कि हम लोग अगेंस्ट है क्रॉस पैथी के जी। वी डोंट वांट क्रॉस पैथी जी। क्रॉस पैथी क्या है कि अगर मैं एलोपैथी में ट्रेंड हूँ और मैंने आयुर्वेद नहीं पढ़ा या मैंने होम्योपैथ नहीं पढ़ी, देन आई हैव नो राइट टू प्रिस्क्राइब होम्योपैथी और आयुर्वेदिक जी। अगर मैं उसकी दवाई लिख रहा हूँ तो मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ जितना कि अगर मेरे जो दूसरी पैथी के फ्रेंड्स हैं, अगर वो एलोपैथी लिखते हैं, तो जितना हम उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं उतना ही हम भी क्रिटिसाइज होंगे अगर हम उन पैथी की दवाई लिखेंगे। तो व्हेन वी से कि वी आर अगेंस्ट क्रॉस पैथी, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते उस चीज़ को इस तरह से पोर्ट्रेट कर दिया है कि ये एलोपैथी डॉक्टर तो आयुर्वेद के खिलाफ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग रादर वी रेस्पेक्ट देम, हम लोग उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं, हम क्यों खिलाफ होंगे किसी के।
हमारा सिर्फ ये था कि हमारा जो कहना था, हमारी एडवाइस थी, हमारा हमेशा एक प्रिंसिपल रहा है, हमने सरकार से भी कहा कि भाई आयुर्वेदिक को हमने डेवलप क्यों नहीं करा जी। वो हमारी अपनी मेडिसिन है, हमारी इंडियन मेडिसिन है, बट पिछले सालों में आप देखो आयुर्वेदिक धीरे धीरे ख़त्म ही होती चली गई। लोग जो कोई रिसर्च होती नहीं आयुर्वेदिक में, बट अब पिछले 10 सालों में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इंस्टीट्यूट भी बने हैं, आयुर्वेद पे जोर भी दिया जा रहा है, उसकी रिसर्च भी बढ़ाई जा रही है, विच इज़ गुड। देखिए, पेशेंट के पास इन्फॉर्म्ड राइट होना चाहिए। पेशेंट के पास केवल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को इसी में जाना है। पेशेंट शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। अब ये पेशेंट का राइट है, वो एलोपैथी को दिखाता है या आयुर्वेद को दिखाता है या होम्योपैथी को दिखाता है, और सबका इसमें कहीं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई एनिमिटी एटलीस्ट आईएमए के पॉइंट पे नहीं है जी। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। मैं अगर राजस्थान की यहाँ की बात करूँ तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलती हैं, RGHS है, ऐसी कोई विभिन्न जन कल्याणकारी सरकार की योजनाएं हेल्थ क्षेत्र के लिए चलती हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। किस तरह के मिसयूज होता है योजनाओं का, गलत तरीके से बिलिंग को लेकर के, पैसा उठाने को लेकर के कई हॉस्पिटल्स जांच के घेरे में आए। इसमें सरकारी डॉक्टर्स की मिली भगत भी आई तो उनको भी नोटिस मिले। बाकी सवाल निजी अस्पतालों पर आता है। देखिए, पहली बात तो आईएमए का अपना बड़ा मूल बेसिक स्टैंड बड़ा क्लियर है। आईएमए इज़ विद द राइट साइड ऑफ द डॉक्टर। अगर कोई डॉक्टर किसी अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसे कभी भी नहीं सपोर्ट करती है, पहली बात। अब आते हैं आपके इस आरोप पर। देखिए, किसी भी तरह का आरोप लगाना आजकल आप देखती हैं जमाना आरोप लगाने का है, बहुत आसान है। किसी को भी आप, और फाइनेंशियल चीज़ें ऐसी हैं ना कि आप किसी पे भी कोई बात खड़ा होकर कह दें, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता वो आरोपी वो जो है कन्विक्टेड नहीं होता है ना। तो जो आप बात कह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, बट अगर कुछ ऐसा है तो ताली दो हाथ से बजती है ना। अगर कोई भी हॉस्पिटल अगर आपकी नॉलेज में है एंड यू आर श्योर कि वो कर रहा है तो उन्हें नहीं करना चाहिए। सरकार की जांच में भी हाँ, तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बिना सरकार के लोगों की मिलीभगत के काम हो नहीं सकता ना जी। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट अगर किसी तरह की कहीं कोई अनियमितता है तो वो अनियमितता किसने बताई? अगर आप एक अस्पताल को सही काम कर रहा है और उसको आके वहीं से कोई विभाग से आके कहता है कि साहब इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो मेरे ख्याल से वो इंडिविजुअली लोग अपना एक काम कर रहे हैं, उसका पेशे से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं जी। परसेंटेज आप देखिए, अगर 14 लाख डॉक्टर एलोपैथी के हिंदुस्तान में है, और अब तो आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है क्योंकि करीब 1.25 लाख डॉक्टर हम हर साल बना रहे हैं जी। अगर 14-15 लाख एलोपैथी के डॉक्टर हमारे देश में हैं और उनमें से 14-15 लोग अगर ऐसा करते मिलते हैं तो वो आप देखो वो नगण्य है। उतनी मिलावट और उतनी प्योरिटी, अगर अब मैं कहता हूँ हमेशा साइंस के हिसाब से हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, बट ब्लैक बॉडी भी 100% ब्लैक नहीं होती, राइट। तो वो अगर है वो गलत है, अनफॉर्चुनेट है और शुड बी कंडेम एंड वीक। अगर कुछ है, मैं अभी भी नहीं, आई एम नॉट श्योर, आप कह रहे हैं कि वो ऐसा पाया गया है तो वो कंडेम होना चाहिए। और आईएम में कभी भी गलत लोगों के साथ नहीं है, हम हमेशा उनको आगे बढ़ के कहते हैं कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग। चलिए, बस चलते चलते एक सवाल और, आज के दौर में कैसे देख रहे हैं, किस तरीके की चुनौतियाँ हैं मेडिकल क्षेत्र में? देखिए, मेडिकल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चुनौती जो है वो है वायलेंस की। आपने देखा होगा अभी राज्यसभा में शायद कल परसों एक प्राइवेट बिल पेश करा गया है जी, और उनका भी कंसर्न है क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग सरकार से सेंट्रल लेवल पे और अब डिफरेंट स्टेट लेवल पे इस बात की मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के खिलाफ जो एक वायलेंस है अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और उसके लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए, जैसे कोविड के टाइम पे बना। कोविड के टाइम पे आपको याद होगा कि एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये बनाया गया था कि एनी वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर एंड हेल्थ केयर इज पनिशेबल एंड नॉन वेलेबल था। तो इस तरह का एक, अगर कोविड में, मैंने हमेशा कहा है, कोविड में अगर ऐसा लगता था सरकार को कि ये कंडम होना चाहिए, रुकना चाहिए, तो नॉर्मल सिचुएशन में भी रुकना चाहिए। डॉक्टर तो डॉक्टर है, हेल्थ केयर वर्कर है और एसेट है कंट्री की। तो इसलिए ये एक है और अभी राज्यसभा में पेश हुआ है तो बड़ा अच्छा वेलकम मूव है। सबसे बड़ी चुनौती तो है, बाकी हर स्टेट की अलग अलग होती है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आजकल जो मुझे लग रही है, जो अगले 10-15 साल में हम लोग रियलाइज़ करेंगे, गिरता हुआ स्तर मेडिकल एजुकेशन का।
मेडिकल एजुकेशन जिस तरह से सरकार नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है, सरकार तो अपनी तरफ से अच्छा कर रही है जी, बट जो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है जिसको गुणवत्ता का मानक मेंटेन करना है एनएमसी, वो शायद उतना खुल के काम नहीं कर पा रही है। तो जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उनमें क्या स्तर है, इंस्पेक्शन बिल्कुल बंद हो गए हैं। आप केवल एक खाना पूर्ति करते हैं इंस्पेक्शन के नाम पे, आप केवल आप उनसे कह रहे हैं आप भर के दे दो, उसे वो मान रहे हैं आप। अब मैंने कुछ भी गलत भर के दे दिया, ठीक है, अगर गलत भर के दिया है तो एक्शन मेरे पास होगा, पर एक्शन होगा तभी तो होगा। अगर आप केवल एक हलफनामा लेकर और मान रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज ईमानदारी से काम करना, ये गलत है। तो मेरे ख्याल से मेडिकल एजुकेशन के गिरते हुए स्तर पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो डॉक्टर निकल रहे हैं आपका हमारा इलाज वही करेंगे कल, तो रिस्क जो है वो आपको ऐसा भी लगता है इस दौर में आज के जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एक संशय, एक सवाल खड़ा हो रहा है मेडिकल कॉलेज को लेकर के, क्या पैसों से डिग्रियां भी चल रही हैं? बहुत सारे ऐसे तो नहीं, आप समझे नहीं, उसका मतलब तो वही है ना। अगर भाई आप देखिए 720 नंबर हैं, 720 में से जिसे 600 नंबर आए हैं जिस बच्चे के, या 650 आए हैं, वो तो जा रहा है सरकारी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर एटलीस्ट पढ़ी लिखी फैकल्टीज की कमी तो वहाँ भी है आजकल, जो सरकारी भी क्योंकि लगातार खोले जा रहे हैं जी, वहाँ भी 50-50 40% फैकल्टी की कमी है। तो फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए ये ना करें कि फैकल्टी का स्तर जो रिक्वायरमेंट है वही कम कर दो। सपोज 100 बच्चों पे आपको 5 टीचर की जरूरत है, अब आपको कि 5 टीचर नहीं मिल रहे तो आपको 3 टीचर से काम चला लो, तो वो अगेन कंप्रोमाइज विद दी क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ये तो क्वालिटी की बात हुई। हाँ, मैं दूसरे पैसे की आप बात कर रहे हैं, तो जो भी प्राइवेट देखिए ना, पहले जब हमारे यहाँ 300 350 मेडिकल कॉलेज थे, उनमें से शायद करीब 80 या 100 प्राइवेट थे। अब हमारे पास 800 मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें से 400 450 प्राइवेट हैं। अब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो, उनमें से आप आधे लोगों की बैकग्राउंड पता कीजिए, वो लोग कौन है, क्या वो डॉक्टर्स हैं या वो कोई एजुकेशन के अच्छे हुए हैं, वो ज़्यादातर वो मतलब आपको उनकी बैकग्राउंड से पता चल जाएगा। अब अगर किसी आदमी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोला ही व्यवसाय के माध्यम से है, एम से है, तो फिर तो आप जानते हो व्यवसाय करेगा ना, वो तो करेगा कि जितना मिनिमम एनएमसी की मुझे गाइडलाइन के लिए चाहिए मैं उतना ही करूंगा, उसमें भी चोरी करूंगा, उसमें भी चोरी, मैं इंप्रूवमेंट तो करूंगा ही नहीं ना, क्योंकि उसे इंप्रूवमेंट करना ही नहीं है, उसने तो वो बिजनेसमैन है, तो इसलिए वो स्तर गढ़ रहा है और पैसा देके। अब आप देखो ना 720 में जिसके 100 नंबर हैं उसे भी एडमिशन मिल रहा है, उसे भी एडमिशन। तो अगर आप देखिए 700 में जिसके 100 नंबर आ रहे हैं, वो इतनी गहन मेडिकल एजुकेशन को समझेगा कैसे, जब उसका मानसिक स्तर ही वो वाला नहीं है, वो उन डिफिकल्ट चीज़ों को, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को मेडिकल एजुकेशन के कैसे समझेगा, तो वो नेचुरली स्तर गिरेगा। यही प्रश्न एक बड़ा इस क्षेत्र में है कि भविष्य में हमें कैसे डॉक्टर मिल पाएंगे, इसको लेकर एक चिंता। मैं हमेशा देखिए सरकार के एफर्ट्स की सराहना है, लेकिन सरकार को थोड़ा वाइड एंगल से सोचना चाहिए। ठीक है, आपको मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत थी, हमारे देश में खुलने भी चाहिए थे, पर अब सरकार को थोड़ा सख्त होना चाहिए और एनएमसी को टाइट करना चाहिए। अगर जब तक फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होंगे 2 दिन के, जब तक की कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सिर्फ इधर उधर के चैनलों से जुगाड़ करके वो काम होते रहेंगे, तब तक मेडिकल कॉलेज का स्तर नहीं सुधरेगा, नहीं आ पाएंगे। हाँ, इस पे अब सरकार को बहुत खुल गए। अब 700 750 800 मेडिकल कॉलेज हो गए, बहुत अच्छा नंबर हो गया। अब सरकार 5-6 साल उसके क्वालिटी पे वो दे, क्योंकि कल को यही बच्चे सरकार के भी गरबा जो लोग हैं, जो लोग चलाते हैं, उनको भी तो वही बच्चे संभालेंगे। और उन बच्चों का कसूर नहीं है जब उन बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं है, मास टीचर नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ टीचर की रिक्वायरमेंट का स्टैंडर्ड ही घटा दोगे जिससे कि वो उसमें फिट इन हो जाए, बिल्कुल, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो ये सरकार को अब इस विषय पे सोचना चाहिए, क्योंकि अब ठीक है 10 सालों में बहुत डबल कर दिए मेडिकल कॉलेज, सीट्स भी डबल से ज़्यादा कर दी, बट अब उसे रुकना चाहिए, अब थोड़ा सा ये रुकना चाहिए। अब उसको एक स्टेप बैक लेके इनके क्वालिटी पे देखना चाहिए और सख्ती से देखना चाहिए, मतलब मीन्स नॉन निगोशिएबल, द स्टैंडर्ड शुड बी एब्सोल्युटली नॉन निगोशिएबल। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं है, योर एफिलिएशन इज कैंसिल। अब सरकार को मेरे ख्याल से इस पे करना चाहिए कि ये बहुत बड़ी त्रासदी आने वाले 10 सालों में होने वाली है हमारे देश की। देखिए डॉक्टर शरद जी, जैसा इनके बारे में सुना था वही उनका आज अंदाज है। 2022 में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं आईएमए के, और आज भी उसी रूप में, उसी अंदाज में चिंतित भी हैं
कि आने वाले भविष्य में देश को कैसे डॉक्टर मिल पाएंगे, अच्छे डॉक्टर्स कैसे मिल पाएंगे, उन्होंने आज भी अपनी राय बेबाक तरीके से हमारे साथ साझा की है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।